ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने वेरिएबल्स डिस्कस किए थे और इसके साथ कुछ रूल्स भी डिस्कस किए थे कि जब भी आप वेरिएबल्स क्रिएट करते हो तो उसके कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं वाइल क्रिएटिंग वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स के लिए मैंने आपको मिसाल दी थी कि वेरिएबल्स जो हैं वो को आप बॉक्स की तरह कंसिडर कर सकते हो जिसके अंदर डेटा को स्टोर किया जाता है। ठीक है, ताकि बार बार आपको वो डेटा कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़े, क्रिएट नहीं करना पड़े, और आप डेटा उसी बॉक्स को इस्तेमाल करके, उस वेरिएबल को इस्तेमाल करके आप डेटा को बार बार इस्तेमाल कर सको। ठीक है, ये था इसे आप कह लो कि ये थी लेवल 1 की डेफिनेशन। अब लेवल 2 की डेफिनेशन क्या है? एक मिनट सुना जो, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा मेरी ये था हमारा बॉक्स जिसे हम लोग कह रहे थे कि जब भी आप डेटा की किसी भी टाइप को, चाहे वो कोई स्ट्रिंग हो, ओके, हम कह रहे थे डेटा की कोई भी टाइप हो, चाहे वो कोई स्ट्रिंग हो, चाहे वो कोई नंबर हो, या इंटीजर कह लेता हूँ यहाँ पर मैं, कोई लिस्ट हो, टपल हो। ठीक है, इनमें से कोई भी डेटा हो और डेटा की कोई भी टाइप हो, जब भी आप उसे किसी वेरिएबल के अंदर रखोगे तो अब वो वेरिएबल जो है, उस वो डेटा टाइप या वो डेटा उस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। और हम कह रहे थे वो जो वेरिएबल है वो एक बॉक्स की तरह है। ठीक है, जिसके अंदर आप उस डेटा को उठा के डाल रहे हो। सही है। अब अ, ये बात, चलो ठीक, ये बात ठीक भी है, लेकिन इसमें एक दूसरा लेवल ये है कि ये जो बॉक्स होता है, असल में ये सिर्फ रेफरेंस है। ठीक है, असल जिस जगह पर आपका डेटा स्टोर हो रहा है वो है आपके कंप्यूटर की रैम। मैं यहाँ से एक मिनट नीचे कर दूँ तो बड़ा मसला इसका ये है कि ये, यस, हैंग हो जाता है। यस, अब आपने जो डेटा उठाकर, ये जो स्ट्रिंग इंटीजर लिस्ट उठा के आपने इस बॉक्स में रखी थी, और आपने बॉक्स का नाम रख दिया था कुछ ना कुछ एक्स। अब इस बॉक्स को उठा के आप कहीं ना कहीं यकीनन किसी वेयर हाउस में, किसी जगह के अंदर सेव करोगे। ठीक है, ये जो तो ये जो वेयर हाउस है पूरा, जिसके अंदर आप इस बॉक्स को उठा के रख रहे हो, जिसके अंदर आपके वेरिएबल्स हैं, इस इस वेयर हाउस को हम लोग कहते हैं मेन मेमोरी। ठीक है, कंप्यूटर हम लोग क्योंकि कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, तो कंप्यूटर के केस में ये जो मेन मेमोरी है, ये जो पूरा वेयर हाउस है, जहाँ पर ये बॉक्स उठा के रख रहे हो आप, जहाँ पर स्टोर कर रहे हो अपने इस डेटा को, वो मेन मेमोरी होती है अ, आपकी रेम में। शायद रेम के बारे में आपको पता हो कि रेम क्या चीज़ है। ये चीज़ एक में देखी हो आपने कभी? इतने सारे सॉफ्टवेयर मैं खोलता हूँ तो ये थोड़ा सा हैंग हो जाता है। क्या हो गया इसमें? ठीक है, ये इसे हम लोग रेम कहते हैं। अब होता क्या है, जब आप कंप्यूटर यूज कर रहे होते हो, आप कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करते हो, तो उस सॉफ्टवेयर का डेटा आके इस रेम के अंदर आ जाता है। ठीक है, ताकि आप उसको इस्तेमाल कर सको। और कंप्यूटर को यूज करते वक्त जितना भी डेटा आप क्रिएट करोगे, जो भी चीजें आप सेव करोगे थोड़े वक्त के लिए, वो सारी की सारी इस रेम के अंदर स्टोर हो रही होती है। ठीक है, तो आप सिर्फ ये कह लो कि जो रेम है, ये एक वेयर हाउस की तरह है, जिसके अंदर आप अपने डेटा को स्टोर करते हो। जब भी आप कोई वेरिएबल क्रिएट करते हो, वो पहले बॉक्स में जाता है, और वो बॉक्स चला जाता है फिर इस वेयर हाउस के अंदर। ठीक है, ये जो वेयर हाउस था ये वाला, इस वेयर हाउस के अंदर वो बॉक्स रख दिया जाता है। ठीक है, पहले आपने डेटा लिया, डेटा को आपने बॉक्स में डाला। बॉक्स असल में वेरिएबल है, उसका नाम यानी जो रख रहे हो आप, और बॉक्स को उठा के आपने इस वेयर हाउस में रख दिया, जो कंप्यूटर के केस में ये रेम है।
ठीक है। अब क्या होता है, जब आप इस बॉक्स को उठा के रखते हो इस वेयर हाउस के अंदर, रेम के अंदर, इस रेम के अंदर, तो कंप्यूटर उस जगह को एक आईडी, एक नंबर असाइन करता है, जिससे पता चलता है कि आपका डेटा किस जगह पर सेव हुआ है। सही है। और इसको हम चेक भी कर सकते हैं। जैसे मैं अभी जाता हूँ वापस अपनी स्क्रीन के ऊपर, वापस नोटबुक पे आते हैं। मैं ऐसे क्लियर कर दूँ ये जो हमने लिखा था। इसको कह रहे हैं आईडी ऑफ द वेरिएबल। देखो हमने क्या किया, हमने एक एक्स लिया, उसको एक वेरिएबल क्रिएट किया एक्स, उसके अंदर हमने नंबर डाल दिया 10। ठीक है। और अब जब भी मैं, मुझे प्रिंट करना है एक्स को, जब भी मुझे ये नंबर चाहिए, तो मुझे इस नंबर को प्रिंट नहीं करना पड़ेगा, बल्कि मैं उसमें सिम में लिखूंगा प्रिंट, और प्रिंट के अंदर आप उस एक्स को डाल दोगे, उस वेरिएबल को डाल दोगे, जो कि असल बॉक्स है जिसके अंदर वो डेटा पड़ा हुआ है। रन करते हैं तो हम देखते हैं कि उसके अंदर से चीज़ निकल के बाहर आ जाती है। अब मुझे चेक करना है कि ये जो बॉक्स है या जो वेरिएबल है, ये मेमोरी के अंदर कहाँ सेव है, इसकी आईडी क्या है। तो वो चेक करने के लिए सिंपल लिखोगे आप प्रिंट, और प्रिंट के बाद यहाँ पर लिख दोगे आईडी, और आईडी के अंदर आगे ब्रैकेट लगा के उसमें आप इस वेरिएबल को रख दोगे उठा के। ठीक है। तो ये आपको बता देगा कि मेमोरी के अंदर ये जो वेरिएबल है कहाँ पर स्टोर है। ठीक है। तो ये देखो नंबर आ गया कि ये जो वेरिएबल है, जो ये डेटा है आपका 10, ये इस जगह पर रखा हुआ है, वेयर हाउस के अंदर या रेम के अंदर। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, ये क्लियर हुई बात जो मैंने की है? बस चैट में लिखो क्लियर है। जो मैंने अभी बात की, क्लियर हुआ आपको? वेयर हाउस वाली बात और बॉक्स वाली बात। क्लियर नहीं हो रही बात? अच्छा, क्या क्लियर नहीं हुआ इसमें? देखो हो क्या रहा है, हम जब वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं कोई, तो हम क्या कर रहे हैं असल में, असल चीज है ये डेटा, जिसको आप ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो। ठीक है। इस स्टार्ट से क्लियर नहीं हुआ, चलो इसमें आप देख लो, समझ आ जाएगा आपको। अब देखो क्या मसला है कि ये जो 10 है, असल में डेटा ये है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे इस डेटा को सेव करना है मेमोरी के अंदर, ताकि मैं इसे बार बार इस्तेमाल कर सकूं इसी सेम नंबर को। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक वेरिएबल ले रहा हूँ या एक नाम ले रहा हूँ, जिसके अंदर ये नंबर को मैं रख रहा हूँ, ताकि मैं बार बार सिर्फ इस नाम को लेकर इस नंबर को इस्तेमाल कर सकूं। ठीक है। आप चाहे यहाँ पर वेरिएबल ले लो, चाहे आप यहाँ पर बॉक्स ले लो अभी। ठीक है, हम अभी बॉक्स ले लेते हैं, BOX बॉक्स। हमने 10 लिया, इस 10, असल चीज 10 थी, इसको उठा के रख दिया बॉक्स के अंदर, ताकि हम बार बार बॉक्स का नाम लिखें, और जो बॉक्स के अंदर जो चीज होगी 10, वो बार बार शो हो जाए। ठीक है। अब हमने ने बात की, जब भी हमारे पास बहुत सारे बॉक्सेस होते हैं, बहुत सारे डेटा होता है, तो उसको हम कहीं ना कहीं स्टोर करते हैं बॉक्सेस को अपने घरों में। जब बॉक्स की बात करते हैं तो या कंपनी के पास जब बहुत सारे सामान आता है, हम उसको बॉक्सेस में डाल के कंपनी वो वेयर हाउस में उसको स्टोर करती है। ठीक है। तो कंप्यूटर के केस में बॉक्स तो ये वेरिएबल बन गया, लेकिन ये वेरिएबल स्टोर कहाँ हो रहा है? ठीक है। तो ये स्टोर होता है आपके कंप्यूटर की रैम में। अब रैम में जब ये डेटा आपका जो बॉक्स स्टोर होता है, तो जाहिर है बहुत सारे बॉक्सेस स्टोर हो रहे हैं, बहुत सारे नंबर क्रिएट कर रहे हो आप, और ये जब कंप्यूटर यूज कर रहे हो, बहुत सारी चीजें स्टोर हो रही है रैम के अंदर। ठीक है। तो जब भी आप चाहते हो कि मुझे एक्सेस करना है उस बॉक्स को, या मुझे इस चीज को उठाना है वहां से निकालना है, तो आपकी आसानी के लिए या अपनी आसानी के लिए रैम क्या करती है, या कंप्यूटर क्या करता है, रैम के अंदर जो कि एक असल में मेमोरी है, कंप्यूटर की मेमोरी है, उसके अंदर वो आपके हर वेरिएबल को एक नंबर असाइन करता है, जिसे हम लोग आईडी कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ आपने वेरिएबल बनाया था बॉक्स, उसमें 10 को स्टोर किया। जब आप प्रिंट कर रहे हो, एक्स प्रिंट कर रहे हो बॉक्स को,
तो क्या हो रहा है, बॉक्स के अंदर जो भी चीज़ है वो प्रिंट हो रही है, वो निकल के बाहर आ जाएगी, देखो। ठीक है, 10 बाहर आ गई जब मैं बॉक्स को प्रिंट कर रहा हूँ। अब मुझे देखना है कि ये जो बॉक्स है ये मेमोरी के अंदर कहाँ रखा हुआ है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ पर प्रिंट लिख के लिखोगे अंदर आईडी, और आईडी के आगे आप यहाँ पर लगा दोगे उस बॉक्स का नाम, उस वेरिएबल का नाम। तो ये आपको बता देगा कि ये जो 10 है, ये 10 इस बॉक्स के अंदर रखा हुआ है, और ये बॉक्स मेमोरी में किस जगह पर रखा हुआ है कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, रन करते हैं तो देखो इसने बता दिया कि जो बॉक्स है वो मेमोरी में इस जगह पर रखा हुआ है, इस नंबर की जगह पर। जो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्लियर हुआ आपको, बताओ। ये जो मेमोरी वाली बात क्लियर हुई कि मेमोरी में कैसे चीज जा रही है। चैट में लिखो क्लियर हुआ तो। यदि क्लियर हो गई तो मुझे बताओ चैट में कि क्लियर है। आईडी वाली बात जो हमने की अभी, कि कैसे मेमोरी में डेटा स्टोर होता है जाके आपका। ओके, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। मैं इसका नाम बदल देता हूँ, बल्कि जरूरत नहीं है इसकी शायद। अच्छा, हम आगे आ जाते हैं। अब पाइथन में एक चीज होती है, उसको हम लोग कहते हैं डायनामिक टाइपिंग। यस, डायनामिक टाइपिंग। अभी क्या चीज है, देखो, अगर आप सी प्लस प्लस यूज करो या जावा स्क्रिप्ट यूज करो, तो इन लैंग्वेज के अंदर मसला क्या है कि जब भी आप कोई वेरिएबल क्रिएट करते हो, जैसे हमने ऊपर बॉक्स क्रिएट किया है, उसमें कोई डेटा स्टोर किया है, तो आपको क्या करना पड़ता है, बताना पड़ता है पहले कि जो वेरिएबल आप क्रिएट कर रहे हो उसकी डेटा टाइप क्या है। ठीक है, जैसे अगर सी प्लस में मुझे एक वेरिएबल क्रिएट करना है एक्स, ये से ऊपर हमने क्रिएट किया है, और उसमें मुझे 10 स्टोर करने वाला हूँ मैं, तो मुझे लिखना पड़ेगा वहां पर इंट एक्स इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, और अगर मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें मुझे, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ वाई, और उसमें मैं मुझे सेव करना है किसी स्ट्रिंग को, तो वहां हमें लिखना पड़ेगा, यहाँ पहले इससे बताना पड़ेगा हमें कि ये वेरिएबल किस तरह का डेटा स्टोर कर रहा है। तो ये बताना पड़ेगा आपको, यहाँ लिखोगे आप CHR एक दिन होता है, करेक्टर होता है उसमें। ठीक है, और फिर आप अपना वेरिएबल क्रिएट करोगे। तो सी प्लस प्लस में आपको जब भी वेरिएबल क्रिएट करना है तो आपको बताना पड़ेगा कि उस वेरिएबल की डेटा टाइप क्या है। लेकिन पाइथन के अंदर क्या है, पाइथन में एक कॉन्सेप्ट यूज होता है डायनामिक टाइपिंग। इसका मतलब है कि पाइथन को बताने की जरूरत नहीं है आपको कि मैं किस तरह का डेटा इसमें स्टोर कर रहा हूँ। उसे खुद वो खुद रिकॉग्नाइज कर लेता है कि डेटा की कौन सी टाइप किसी भी वेरिएबल में स्टोर हुई है। जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं ए इज इक्वल्स टू 2, तो मुझे बताना नहीं पड़ेगा यहाँ पर कि इसकी डेटा डेटा टाइप क्या है। और इवन मैं यहाँ लिखूंगा अगर प्रिंट, और आगे पूछूंगा कि टाइप बताओ इसकी, तो पाइथन को पहले पता होगा कि ये टाइप क्या है इसकी। या ए लिखेंगे हम और प्रिंट करेंगे इसे, तो पाइथन बता देगा कि ये इंटीजर है, उसको पता है। उसे बताने की जरूरत नहीं है कि ये इंटीजर है। इस तरह कोई और ले लो आप, बी में लेके मैं यहाँ पर अगर कुछ लिखूँ, स्ट्रिंग लिखूँ, यहाँ पर कोई स्ट्रिंग लिख देता हूँ यहाँ पर मैं भी वर्ड, या इंग्लिश की लाइन। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। और मैं नीचे प्रिंट करूँ अगर इसकी डेटा टाइप, ठीक है, उसमें मैं बी को डाल दूँ, तो ये बता देगा कि बी एक स्ट्रिंग है। ठीक है, तो पाइथन में आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आप किस तरह का डेटा टाइप स्टोर कर रहे हो किस वेरिएबल में, वो ऑटोमेटिकली इस चीज़ को समझ जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट जो पाइथन में एक और इसका बेनिफिट है पाइथन का, वो होता है डायनामिक बाइंडिंग। जैसे मैं यहाँ पे डायनामिक बाइंडिंग, अब ये क्या होता है,
पाइथन में ऐसा है कि जब भी आप कोई वेरिएबल क्रिएट करते हो, जैसे आपने यहाँ क्रिएट किया z इज इक्वल्स टू 5, तो आप चाहो तो प्रोग्रामिंग में ही अ, इसमें z के अंदर ही कोई और डेटा टाइप भी स्टोर कर सकते हो जब भी चाहो बीच में। ठीक है। तो वो जो पहले नंबर था, जो पहले चीज स्टोर हुई हुई थी z के अंदर, वो ऑटोमेटिकली वेरिएबल से चेंज हो जाएगी। ठीक है। लेकिन सी प्लस प्लस में और दूसरी लैंग्वेजेस में ऐसा नहीं होता। वहां अगर आप ऐसा करने की कोशिश करोगे तो वो एरर शो करेगा। जैसे यहाँ पर हमने z में 5 स्टोर किया, मैं अभी अगर प्रिंट करूंगा यहाँ पर, तो ये बताएगा कि z में क्या है। z लिखा हमने, तो z के अंदर जो चीज़ होगी वो बाहर निकल के आ जाएगी। यहाँ पर 5 आ गया। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ कि मुझे z को चेंज करना है, तो मैंने यहाँ लिखा z इज इक्वल्स टू 6 कर दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है। ऊपर वाली लाइन प्रिंट कर देते, हटा देते हैं यहाँ से। तो अब नीचे आके जब मैं लिखूंगा दोबारा प्रिंट जेड, तो आप देखोगे कि जेड के अंदर दूसरा नंबर मैंने स्टोर किया वो प्रिंट होगा। 5 प्रिंट नहीं होगा, 5 चेंज हो जाएगा यहाँ से। देख रहे हो? ठीक है। ऐसे ही मैं ऑब्जेक्ट भी स्टोर कर सकता हूँ। जैसे जेड लिखा हमने, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, स्ट्रिंग डाल देते हैं इसके अंदर, स्ट्रिंग। ठीक है। और नीचे आके अगर मैं इससे प्रिंट करूंगा जेड को, तो आप देखोगे कि वो लास्ट वाली लाइन को ही प्रिंट करेगा। ठीक है। तो इस चीज को हम लोग कहते हैं डायनामिक बाइंडिंग। ये डायनामिक का मतलब है जो चीज चेंज हो सकती है, और बाइंडिंग का मतलब है जो आप ये नंबर बाइंड कर रहे हो, छुपा रहे हो वेरिएबल्स के अंदर। तो आप जब चाहो इन किसी भी वेरिएबल के अंदर उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हो। ठीक है। और पाइथन उसे इजीली चेंज कर देता है। और आप एक ही वेरिएबल के अंदर किसी भी तरह के डेटा के टाइप को इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन सी प्लस प्लस में एक दफ़ा बता दिया आपने कि मेरा जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है। जैसे ऊपर ने बात की थी अभी, कि आपको पहले बताना पड़ता है सी प्लस प्लस में कि आप जो वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो वो इंटीजर है या क्या है। फिर आपने जब वेरिएबल क्रिएट कर दिया, बता दिया कि ये वेरिएबल इंटीजर है, तो फिर आप इसमें एक्स के अंदर कोई और स्ट्रिंग नहीं छुपा सकते या कोई और डेटा टाइप को स्टोर नहीं कर सकते। वो इंटीजर ही रहेगी। ठीक है। लेकिन पाइथन के अंदर ऐसा नहीं है। पाइथन में जब चाहो जो चाहो, जिस तरह की डेटा टाइप चाहो वो स्टोर कर सकते हो। बस कोई पूछ रहा है। लास्ट स्टेप क्लियर नहीं है। डायनामिक बाइंडिंग या डायनामिक टाइपिंग, कौन सा वाला? कौन सा स्टेप क्लियर नहीं है? डायनामिक बाइंडिंग वाला, डायनामिक डायनामिक टाइपिंग वाला? डायनामिक टाइपिंग में ये है कि आप जब वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे हो। अच्छा, बाइंडिंग में, अच्छा, देखो बाइंडिंग में ये है, जब आप यहाँ लिख रहे हो 5 और इजिकल्स टू जेड पहले लगा रहे हो, उसका मतलब आप क्या कर रहे हो, 5 को बाउंड कर रहे हो जेड के साथ, या 5 को जोड़ रहे हो जेड के साथ, या 5 को छुपा रहे हो जेड के अंदर। ठीक है। इसे हम बाइंडिंग कह रहे हैं। अब एक दफा आपने 5 को रख दिया जेड के अंदर, तो आप चाहो तो यहाँ पर जब भी चाहो अपनी मर्जी से आप इस जेड के अंदर किसी और चीज को भी डाल सकते हो। इस जेड वेरिएबल के अंदर किसी और नंबर को डाल सकते हो, किसी और ऑब्जेक्ट को डाल सकते हो। और जरूरी नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट पहले वाले ऑब्जेक्ट की सेम टाइप का हो। यानी यहाँ अगर इंटीजर था तो जरूरी नहीं है कि आप यहाँ इंटीजर ही स्टोर करो दोबारा इसके अंदर। आप चाहो तो यहाँ कोई भी डेटा टाइप को इसी सेम वेरिएबल के अंदर डाल सकते हो, और ऑटोमेटिकली इसके अंदर जो पहले जो चीज़ थी वो वहां से हट जाएगी, और जो नई चीज़ आपने रखी है वो चीज़ इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है। इसीलिए जब जब आपने यहाँ पर आप लिखते गए, पहले आपने जेड जो 5 लिखा था, हम प्रिंट कर रहे थे जेड को, तो पहले 5 प्रिंट हो रहा था। फिर हमने Z5 लिखा हुआ है, लेकिन हमने यहाँ पर Z6 कर दिया, तो यहाँ पर प्रिंट लिखा हमने, तो फिर वो नीचे 6 प्रिंट कर रहा था। ठीक है। फिर आपने यहाँ पर Z लिखा हुआ है, ऊपर दोनों लिखे हुए हैं, लेकिन आपने यहाँ पर Z कर दिया स्ट्रिंग, तो ऊपर वाली दोनों चीजें हट गई। अब Z के अंदर ये वाली वैल्यू आ गई। ये दोनों हट गई हैं और ये नई चीज आ गई है इसके अंदर। ठीक है। वो दोनों रिप्लेस हो गए, ये नई चीज आगे इसके अंदर आ गई है Z के अंदर। तो आप Z के नाम से दोबारा प्रिंट कर रहे हो, तो फिर अब ऊपर वाले नाम नहीं आ रहे, ऊपर वाली 5 और 6 नहीं प्रिंट हो रहे नीचे, बल्कि
जो नई चीज आपने लास्ट टाइम रखी है इसके अंदर, वो चीज यहाँ पर स्ट्रिंग नीचे प्रिंट हो रही है। ठीक है, क्योंकि जेड के अंदर अब स्ट्रिंग है, जेड के अंदर ये दो चीजें नहीं है। इसे हम लोग कहते हैं डायनामिक बाइंडिंग। यानी आप चेंज कर सकते हो वेरिएबल्स के अंदर की के डेटा को, और किसी भी किस्म का डेटा आप किसी भी टाइप का डेटा रख सकते हो अपनी मर्जी से। ठीक है, डायनामिक टाइपिंग हो गई, डायनामिक बाइंडिंग हो गई। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें क्या देखना था? अच्छा पूछो, हाँ। नंबर ही लेना है वेरिएबल के साथ? नहीं, ज़रूरी नहीं है। आप चाहो तो कोई और भी ले सकते, कुछ और भी ले सकते हो। जैसे आप चाहो तो यहाँ पर जैसे मैंने स्ट्रिंग रखा है ना, आप यहाँ पर कुछ और रख लो। मैंने यहाँ स्ट्रिंग रखी थी, अब मैं लिख रहा हूँ z इज इक्वल टू, इसमें ट्रू कर देते हैं, ट्रू। ठीक है, हमने z में ट्रू रख दिया। अब देखो अब क्या होगा कि ये स्ट्रिंग थी z के अंदर, वो हट गई वहां से, और अब z के अंदर ये ट्रू आज की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और जब हम प्रिंट करेंगे इसको z को यहाँ पर नीचे, तो अब ये तीन चीजें प्रिंट नहीं होंगी, बल्कि ये ट्रू प्रिंट होगा। देखिएगा अभी, देख रहे हो, नीचे ट्रू प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हो। कोई नंबर रख सकते हो, कोई वेरिएबल रख सकते, कोई इंटीजर रख सकते हो, कोई लिस्ट रख सकते हो। ठीक है, कुछ भी रख सकते हो, आपकी आप जो चाहो इसमें, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अच्छा, अब लास्ट में बस एक चीज़ है और है कुछ उससे हम ऐसा कह सकते हैं कि स्टाइलिश वे ऑफ क्रिएटिंग वेरिएबल्स। ठीक है, इसकी स्टाइलिश वेज ऑफ क्रिएटिंग वेरिएबल्स। ठीक है, मतलब कुछ डिफरेंट तरीके हैं जिससे हम लोग वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे होते हैं। अब वो तरीके कौन से हैं? सबसे पहला तो ये है कि अगर आप चाह रहे हो कि आपको एक ही नंबर या एक ही तरह की वैल्यू आपको बहुत सारे अलग अलग वेरिएबल्स में स्टोर करनी है, तो आप क्या करोगे? आप लिखोगे a इजिकल्स टू b इजिकल्स टू c इजिकल्स टू d इजिकल्स टू, इसके अंदर जो नंबर रखोगे आप 3 4 5 रख रहा हूँ इसके अंदर, तो क्या होगा? अब 3 4 5 ए के अंदर भी आ गया है, बी में भी आ गया है, सी में भी आ गया है, डी में भी आ गया है। और आप इनमें से किसी को भी प्रिंट करके देखो अगर, तो आप देखोगे कि ये नंबर ही प्रिंट होगा बार बार। मैं प्रिंट ए करता हूँ पहले। ठीक है, फिर हम लोग प्रिंट बी कर देते हैं। प्रिंट बी किया हमने, तब भी सेम आ रहा है आंसर। यहाँ पर आप प्रिंट सी करो, तब भी सेम आंसर आएगा। मैं अगर डी करता हूँ यहाँ पर, तब भी देखो वो सेम नंबर ही प्रिंट हो रहा है। तो इसके जरिए क्या कर सकते हो आप? बहुत सारे वेरिएबल्स को एक ही नंबर असाइन कर सकते हो। सही है। दूसरा तरीका, आपने क्या किया? आपने लिखा यहाँ पर a इजिकल्स टू 3, और आपने लिखा b इजिकल्स टू 4। तो बजाय इसके कि आप दोनों को अगर साथ में देखना है आपको कि इन दोनों की वैल्यूज क्या हैं, तो आप यहाँ सिंपल लिखो प्रिंट, और प्रिंट के बाद यहाँ पर आप लिखो a कॉमा b। तो आप दोनों को एक साथ प्रिंट कर सकते हो ऐसे। देखो, ठीक है, तो ये दोनों नंबर एक साथ प्रिंट हो गए। देख रहे हो? अच्छा, अब ये हो गया। अच्छा, अगर आप चाह रहे हो कि जैसे हम ऐसा कर रहे हैं कि हमने लिखा a इज इक्वल टू 5, हम चार या तीन वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, b इज इक्वल टू 6 और c इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो मुझे देखो यहाँ पर ए बी सी इनको अलग अलग लाइन में लिखना पड़ रहा है। पहले ए लिख रहा हूँ, फिर बी लिख रहा हूँ, फिर सी लिख रहा हूँ। तो बजाय इसके कि मैं इनको अलग अलग लिखूं, एक तरीका और भी यही करने का, ये सेम काम करने का, कि आप ऐसा करो, लिखो a कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, इजिकल्स टू 5 कॉमा 6 कॉमा 7। ठीक है, चाहे आप इनको ऐसे लिखो, चाहे इनको ऐसे लिखो, दोनों का एक ही मतलब है, दोनों एक ही काम करेंगे। ठीक है,
तो मैं ऊपर वाली को हटा देता हूँ यहाँ से वैल्यू, और सिर्फ हम इसको चलाते हैं, और साथ में हम ये भी देखते हैं कि प्रिंट करके देखते हैं कि सबके अंदर क्या है। हम लिखते हैं पहले यहाँ पर बी के अंदर क्या स्टोर हुआ है, लिखते हैं। तो बी के अंदर 6 आया है, और ए के अंदर क्या स्टोर हुआ है, ए के अंदर 5 आया है, और सी के अंदर क्या स्टोर हुआ है, तो सी के अंदर 7 स्टोर हुआ है। ठीक है। तो आपको अलग अलग लाइन में लिखने की जरूरत नहीं पड़ी सारों को, आपने एक दफा ही 3 वेरिएबल लिखे और तीनों वेरिएबल के अंदर 3 नंबर स्टोर कर दिए। अच्छा, ये तो ये नंबर की बात की हमने यहाँ पर। अगर आप चाह रहे हो कि मुझे नंबर स्टोर नहीं करना, मुझे मैं पे यहाँ ABC कर दूँ। आप चाह रहे हो कि यहाँ पर हम कुछ और नाम लेना चाह रहे हैं, जैसे अल्फा, ब्रावो, चार्ली। शायद अल्फा, मुझे लग रहा है कि अल्फा 1 कर देता है, शायद कोई कीवर्ड ना हो। ठीक है, इजिकल्स टू, और इसमें नंबर छुपा रहा हूँ कोई, जैसे नंबर नहीं बल्कि इसमें नाम छुपा देता हूँ। अल्फा में अपना डाल देता हूँ, और कोमा, ब्रावो में अली डाल देता हूँ, चार्ली में फहाद डाल देते हैं ऐसे। ठीक है। तो अब क्या होगा कि अल्फा 1 में मेरा नाम चला गया, ब्रावो में अली का नाम चला गया है, और चार्ली में फहद का नाम सेव हो गया है। ठीक है। और जब हम यहाँ लिखेंगे प्रिंट, प्रिंट के बाद यहाँ पर हम लिखें अगर अल्फा 1, तो देखो नीचे आ, मेरा नाम प्रिंट होगा। देख रहे हो, मेरा नाम प्रिंट हो रहा है यहाँ पर। अगर यहाँ अल्फा 1 की जगह मैं ब्रावो लिखूँ और रन करूँ उसे, तो यहाँ देखो सेकंड नेम आ रहा है। क्योंकि हुआ क्या है कि अल्फा के अंदर ये स्टोर हुआ है, ब्रावो में ये स्टोर हुआ है, चार्ली में ये स्टोर हुआ है। ठीक है। तो इस तरह आप ये तो हमने यहाँ पर नंबर किए पहले, फिर हमने स्ट्रिंग्स किए। आप यहाँ पर कोई भी डेटा टाइप को इस तरह से स्टोर कर सकते हो, बहुत सारे वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हो एक ही लाइन में, सारों के नाम लिखकर। ठीक है, बस ऑर्डर आपको सही रखना पड़ेगा। पहले वेरिएबल के लिए पहला नाम, ठीक है, दूसरे नंबर वेरिएबल में जो नाम स्टोर करना है उसे दूसरे नंबर पर रखना पड़ेगा, तीसरे वेरिएबल में जो नाम स्टोर करना है वो तीसरे नंबर पर रखना पड़ेगा। ठीक है, तब वो उस रूल को फॉलो कर लेगा। आ, ये 3 4 तरीके थे जिससे आप डायनामिकली वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ये क्लियर हुआ तो बताओ मुझे। क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, एक चीज बस मैं और बता देता हूँ आपको। पाइथन में एक चीज और भी मैंने शायद पहले डिस्कस की थी ये, उसे हम लोग कहते हैं कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर्स। ये क्या होता है? कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स। ठीक है। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं? पाइथन ने क्या किया हुआ है, पाइथन में कुछ इंग्लिश के वर्ड्स हैं जो कॉन्स्टेंटली इस्तेमाल होते हैं, बार बार इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। जैसे इफ, एल्स, बल्कि मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। हम गूगल पे जाते हैं और गूगल पे जाके सर्च करते हैं पाइथन कीवर्ड लिस्ट, ये आ गई। और इमेजेस में जाके देखते हैं, तो उसमें देखें ये क्लियर नहीं है तो मैं एसोसिएट कर दूँ। उनके इमेज उठा के यहाँ पर मैं तस्वीर लगा देते हैं। ये रहे। ठीक है। तो पाइथन में ये कुछ 39 वर्ड्स हैं जो पाइथन में कोई ना कोई काम परफॉर्म करते हैं, और पाइथन ने इन्हें
इस्तेमाल किया हुआ है, जैसे फॉल्स, नन, ट्रू, एंड, एज, एसर्ट। ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप यूज़ करते जाएंगे। अभी तक हम लोगों ने ये इस्तेमाल नहीं किया है इनमें से कुछ भी, पर आगे चीज़ें आएंगी। शायद हमने डिफाइन इस्तेमाल किया था, अगर आपको याद हो फर्स्ट क्लास में जब हमने फंक्शंस क्रिएट किए थे, तो ये डिफाइन का वर्ड यूज़ हुआ था। ठीक है, ये जब भी फंक्शन क्रिएट करते हैं तो ये डिफाइन इस्तेमाल होता है। आगे जब हम लोग कंडीशंस पढ़ेंगे तो फिर ये इफ एल्स आ जाएंगी। अच्छा, फॉल्स आपने देख लिया है, हमने फॉल्स और ट्रू को यूज़ किया है। बल्कि पढ़ा था कि ये डेटा टाइप हैं, तो ये ट्रू और ये फॉल्स, दोनों ये बूलियन डेटा टाइप्स हैं। ठीक है, ये भी कंडीशंस के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो इन 39 वर्ड्स को हम लोग कीवर्ड्स कहते हैं, जिनको पाइथन इस्तेमाल कर रहा है पहले से किसी काम के लिए, अपने मुख्तलिफ कामों के लिए। और इन्हें आप एज वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। यानी जब भी आप कोई वेरिएबल क्रिएट करोगे तो आप इनमें से किसी भी नाम को यूज नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते कि ट्रू, ठीक है, कैपिटल टी के साथ ट्रू को आप एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते, वो एरर शो कर देगा। हम अगर प्रिंट करूँ मैं यहाँ पर, तो देखना यहाँ पर ये एरर शो कर देगा। ठीक है, कैन नॉट असाइन टू ट्रू, मतलब आप कह रहे हो कि जो नंबर है उसे आप ट्रू कीवर्ड को असाइन नहीं कर सकते। सही है। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं? ये कुछ प्री यूज वर्ड्स हैं जिसे आप लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। अच्छा, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? जो वेरिएबल्स आप क्रिएट कर रहे हो ना, जैसे हमने जो किया था अभी x इज इक्वल्स टू 10, इन इन वेरिएबल्स को ही हम लोग आइडेंटिफायर्स कहते हैं। जिससे होता क्या है असल में, जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं इस ऑब्जेक्ट को। ये जो नंबर्स हैं, यहाँ पर नंबर आप रखो, कोई स्ट्रिंग रखो, कुछ भी रखो, उसे हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। और ऑब्जेक्ट को मेमोरी में ढूंढने के लिए, मेमोरी में उसको उसे उसके रेफरेंस के लिए या उसे आइडेंटिफाई करने के लिए जो नाम इस्तेमाल हो रहा है, जिसे हम लोग वेरिएबल भी कह रहे हैं, उसे ही हम लोग आइडेंटिफायर भी कहते हैं। ठीक है, इसे आप वेरिएबल भी कहते हो, इसे आप लोग आइडेंटिफायर भी कहते हो। या एक्स ले लो या कुछ भी ले लो, नेम कर लो भले यहाँ पर,